हेलो फ्रेंड्स, आज आईपीसी सीरीज़ का नवा लेक्चर है। आज भी हम आईपीसी के अध्याय 2 सामान्य स्पष्टीकरण का सेक्शन 28 पढ़ेंगे। सेक्शन 28 काउंटरफिट को परिभाषित करता है, कूट रचना को परिभाषित करता है। काउंटरफिट या कूट रचना ज़्यादातर आर्थिक अपराध या संपत्ति के विरुद्ध किए जाने वाले अपराध के बारे में किया जाता है, जैसे कि 420 के लिए एक चीज़ से मिलती जुलती चीज़ बना के दूसरी बेच दी जाती है, या करेंसी नोट को नकली तरीके से उसकी नकल करते हुए, इमिटेशन करते हुए बनाया जाता है। फ़िलहाल इसकी डेफिनेशन ऐसी है: ए पर्सन इज सेड टू डू काउंटरफिट हु कॉजेज वन थिंग टू रिजेंबल ए अनदर थिंग इंटेंडिंग बाय मीन्स ऑफ दैट रिजेंबलेंस टू प्रैक्टिस डिसेप्शन। मतलब एक व्यक्ति काउंटरफिट या कूट रचना करता है तब कहा जाएगा जब वह एक चीज़ से मिलती हुई उसके सदृश दूसरी वस्तु बनाता है, और ऐसे वस्तु बनाने का उसका आशय ये होता है कि इस प्रकार की वस्तु को बनाकर वह प्रपंचना कर सके। डेफिनेशन में डिसेप्शन शब्द इस्तेमाल किया गया है, जिसका अगर आप सामान्य इंग्लिश में हिंदी अनुवाद देखेंगे तो इसका मीनिंग निकलता है छल या छल कपट करना या धोखा देना। यानी ये तो एक यहाँ से यहाँ तक की डेफिनेशन में एक बात क्लियर होती है कि प्रपंचना इस इंटेंशन के साथ कूट रचना इस इंटेंशन के साथ ये करता है कि एक चीज़ से मिलती जुलती मैं दूसरी चीज़ बनाऊं और जिससे कि मैं प्रपंचना छल कपट कर सकूं। उसका मतलब ये है। आर, इसका आगे डेफिनेशन क्या बोलती है? आर नोविंगली इट टू बी लाइकली दैट डिसेप्शन वुड बी वेयर बाय बी प्रैक्टिस्ड, या इस बात की पूरी संभावना है, ये जानता है कि इस बात की पूरी संभावना है कि एतद द्वारा या इसके द्वारा प्रपंचना की जा सकती है। ये अपराध के लिए दोनों बातें हैं, एक तो प्रैक्टिस करना का इरादा होना कि वो डिसेप्शन करेगा, और दूसरा ये जानता है कि इस प्रकार के डिसेप्शन, इस प्रकार के रिजेंबलेंस से वह दूसरों को प्रपंचना करके धोखा या दे सकता है। इसका मीनिंग ये है। डिसेप्शन में यहाँ पर प्रवंचना शब्द इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब है प्रपंच करना। आप आम भाषा में जो और हम प्रवंचना का मतलब समझते हैं ये वही है। इसके दो एक्सप्लेनेशन बताए गए हैं। नंबर 1, इट इज़ नॉट एसेंशियल टू काउंटरफिट दैट द इमिटेशन शुड बी एग्जैक्ट। मतलब जिस चीज़ से मिलती जुलती कोई दूसरी वस्तु बनाई गई है या कोई चीज़ बनाई गई है तो ये अनिवार्य नहीं है कि एकदम वैसी की वैसी ही बनाई जाए। यदि उसमें थोड़ा बहुत भी अंतर है तो ये माना जाएगा कि आपने काउंटरफिट या कूट रचना की है। मान लीजिए एक आदमी 100 या 200 500 के नोट का नकली डिज़ाइन बनाता है, और इसका मतलब क्या है, वो नकली नोट है उसको वो 500 का बताकर चलाना चाहता है। ये प्रवंचना है, और उसका इंटेंशन या उसने कहा जाएगा इंटेंडिंग बाय मीन्स ऑफ दैट रिजेंबलेंस टू प्रैक्टिस डिसेप्शन, यानी इसके द्वारा वह छल कपट या प्रवंचना इत्यादि कर सके। यदि मान लीजिए वो नोट लगभग एग्जैक्ट वैसा का वैसा ना बने, ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये बड़ा डिफ़िकल्ट काम है। यदि ऐसा उसका लगता है कि ये नोट असली नोट के बदले में धोखा देने के लिए पर्याप्त है, भले ही उसके जैसा नहीं है, तो भी ये माना जाएगा कि उसने प्रवंचना की है। इसके एक्सप्लेनेशन 2 को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी कंडीशन में कूटकरण को माफ़ नहीं किया गया है। ये एक्सप्लेनेशन इस बात में बताता है कि व्हेन ए पर्सन कॉजेज वन थिंग टू रिजेंबल अनदर थिंग एंड सच रिजेंबलेंस in such that a person might be deceived thereby it shall be presumed। यानी कोई भी व्यक्ति जब एक चीज़ से मिलती हुई दूसरी चीज़ बनाता है तो यह माना जाएगा कि वह उसने उसको प्रपंचना करने के लिए ही बनाया था। कब तक माना जाएगा उसके बारे में आगे बोला है। until the contrary is proved that the person so causing the one thing to resemble the another thing intended by mean that resemblance to practice deception or knowingly or knew it to be likely that deception would be whereby be practiced। यानी एक व्यक्ति जिसने एक चीज़ से मिलती हुई दूसरी चीज़ बनाई है, ये जब तक माना जाएगा कि उसने प्रवंचना करने के लिए बनाई है, जब तक कि वो ये साबित नहीं कर देता कि उसका इस तरह की प्रपंचना या डिसेप्शन या धोखा देने का उसका कोई इरादा नहीं था। सीधी सी बात है, इस सेक्शन में ये बताया गया है कि जब एक व्यक्ति एक वस्तु से या एक चीज़ से मिलती दूसरी चीज़ बनाता है तो उसका आशय क्या था। यदि उसका आशय
प्रवंचना या करके लोगों को डिसेप्शन देना था तो वो अपराध की श्रेणी में आएगा। मान लीजिए एक व्यक्ति ने चूरन वाला नोट बनाया, जबकि असली करेंसी नोट और चूरन वाले नोट जो हम किराने की दुकानों पे बच्चों को खेलते हुए देखते हैं, इसमें काफ़ी अलग होता है। यहाँ पर इमिटेशन का कोई प्रश्न ही नहीं। लेकिन एक व्यक्ति करेंसी नोट जैसा बिल्कुल वैसा ही नोट बनाता है और ये कहता है कि साहब मैंने तो ये नोट सिर्फ मज़े लेने के लिए बनाया था या अपने उसके लिए बनाया था, ऐसा उसको साबित करना पड़ेगा। अदरवाइज़ कोई भी आदमी काफ़ी मेहनत करके करेंसी नोट जैसा नोट इमिटेट करके बनाएगा तो उसका उद्देश्य यही होगा कि वह उस नोट को बाज़ार में 500 का चलाना चाहता था या जितने का नोट है उतने का बताकर चलाना चाहता था। एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि आपने कोई भी चीज़ नकल करके बनाई है तो ये माना जाएगा कि आपका इरादा उस नकल के द्वारा प्रपंचना करना था, जब तक कि आप इसके विरुद्ध साबित नहीं कर देते, अर्थात ये आप साबित नहीं कर देते कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था या मैं नहीं जानता था कि इसके द्वारा छल किया जा सकता है। ये इस सेक्शन का मतलब है। सेक्शन 29 दस्तावेज की परिभाषा बताता है। ये बोलता है डॉक्यूमेंट्स का मतलब क्या है। द वर्ड डॉक्यूमेंट डिनोट्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस बाय means of letter, figure or mark or by more than one of those means intended to be used or which may be used as evidence of that matter। मतलब दस्तावेज की परिभाषा ये दी गई है कि किसी भी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्हों के द्वारा या तो अभिव्यक्त किया गया है या उसका उस पर वर्णन किया, अभिव्यक्त किया गया है या उसको वर्णित किया गया है किसी माध्यम से, या इनमें से एक या एक से अधिक तरीके से एक या एक तरीके से उसको डिस्क्राइब किया गया है, वर्णन किया गया है, जिसका अर्थ यह निकाला जाएगा टू बी यूज्ड और विच में बी यूज्ड एज ए मैटर ऑफ दैट एज ए एविडेंस ऑफ दैट मैटर। ये कहना चाहते हैं कि द वर्ड डॉक्यूमेंट डिनोट्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड एंड डिस्क्राइब अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मीन्स ऑफ लेटर, फिगर और मार्क और बाय मोर देन वन ऑफ दोज means intended to be used or which may be used as evidence of that matter। सीधी सी बात है, किसी भी पदार्थ पर मतलब चाहे वो लिक्विड हो, गैस हो, ठोस हो, इसका मतलब ये है। लेकिन दस्तावेज के रूप में हम जहाँ तक हो ठोस पदार्थ को ही यूज़ करते हैं, जैसे पेन, कागज़, फ्लॉपी डॉक्यूमेंट इत्यादि को माना गया है, इनको भी अब डॉक्यूमेंट माना जाता है। बेसिक डेफिनेशन ये है कि किसी पदार्थ पर अक्षर मतलब शब्दों के द्वारा, फिगर अंकों के द्वारा या चिन्हों के द्वारा या इनमें से एक या एक से अधिक साधनों के द्वारा जो भी उस पर मैटर या विषय वस्तु को अभिव्यक्त या वर्णित किया जाता है, उसे दस्तावेज उस स्थिति में माना जाएगा जिसका मीन्स इंटेंडेड टू बी यूज, जिसका आशय यह है कि जिसका या तो उस मामले में या विच में भी यूज्ड एज एविडेंस ऑफ दैट मैटर, जिस मामले में वो दस्तावेज लिखा गया है या जिस विषय से वो संबंध है उसके रूप में वो दस्तावेज के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। किसी भी पदार्थ पर अक्षर, अंकों या चिन्हों के द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित कोई भी मामला एक या एक से अधिक चिन्ह का प्रयोग करके लिखी गई वस्तु जिसका उपयोग यह है कि वो उस मैटर का या उस मामले का जिसके बारे में लिखा जा रहा है उसका दस्तावेज है, उसको डॉक्यूमेंट कहा जाएगा। जैसे एक व्यक्ति अपना मकान बेचता है तो मकान बेचने की सेल डीड लिखी जाती है, इसमें लेटर, फिगर सब इत्यादि आते हैं। जैसे मैं यूट्यूब पर लेक्चर दे रहा हूँ तो यूट्यूब पर लेक्चर आप सुन रहे हैं, रिकॉर्ड हो रहा है, तो ये मोबाइल में यूट्यूब में रिकॉर्डेड मैटर भी इस बात का एविडेंस या डॉक्यूमेंट है कि मैंने लेक्चर दिया था। कंडीशन ये है कि किसी भी पदार्थ पर उल्लेखित या वर्णित किया गया किनके माध्यम से, अक्षर, शब्द या चिन्हों के द्वारा किया गया, जिसका उद्देश्य यह होना चाहिए कि जिसका प्रयोग उस मामले के साक्ष्य के रूप में किया जा सके, ये इसका मतलब है। तो आज ये बात उठती है कि मैंने क्या आज के दिन कोई लेक्चर यूट्यूब पे दिया था तो यूट्यूब पे लोड किया हुआ ये लेक्चर इस बात का सबूत है, अर्थात इस बात का दस्तावेज है। ए ने बी से संविदा की थी और एक डॉक्यूमेंट निष्पादित किया था, तो ये डॉक्यूमेंट का लिखा जाना ये इस बात का घोतक है या इस बात को बताता है कि ए और बीच के मामले में कुछ लेन देन हुआ था, यानी उस लेन देन के मामले का दस्तावेज। पढ़ाने का दस्तावेज के बारे में मैंने आपको बताया कि पढ़ाने का दस्तावेज ये है कि मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ और आप इसको यूट्यूब के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं, ये इसका दस्तावेज। इसी तरीके से आप ये देखते हैं मार्क्स या मार्क बनाए जाते हैं।
या ये इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे किसी बिल्डिंग का उद्घाटन होता है और उस पर कुछ लेटर्स लिखे होते हैं कि फला फला दिनांक को भारत के महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा इस दिनांक को इसका उद्घाटन किया गया। तो ये जो शिलालेख लिखा हुआ है ये भी उस मामले का दस्तावेज है जिसमें कि राष्ट्रपति जी ने उस दिनांक को उसका उद्घाटन किया था। कंडीशन ये है किसी पदार्थ पर लिखा जाए, अक्षर अंकों या चिन्हों के द्वारा लिखा जाए, और उसका यह आशय होना चाहिए कि जिस मामले में जिस परिस्थितियों में वो लिखा गया है उसका प्रयोग उस रूप में किया जा सके, वह उस मामले को दर्शाए, वो उसका दस्तावेज है। इस पर एक्सप्लेनेशन 2 बताए गए हैं। इट इज एक्सप्लेनेशन नंबर 1 ये कहता है इट इज इमटेरियल बाय व्हाट मीन्स आर अपॉन व्हाट सब्सटेंस द लेटर फिगर और मार्क आर फॉर्म्ड और वेदर द एविडेंस इज इंटेंडेड फॉर और मे बी यूज्ड इन कोर्ट ऑफ जस्टिस और नॉट। ये बात तत्वहीन मानी जाएगी कि किस पदार्थ पर किससे लिखा गया है, चाहे अंकों से लिखा गया है, चिन्ह बना कर लिखा गया है या मार्क के द्वारा लिखा गया है। लेकिन और यह भी बात कोई महत्व नहीं रखेगी कि इसका कोर्ट ऑफ जस्टिस या न्यायालय में एक दस्तावेज के रूप में प्रयोग किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। दरअसल दस्तावेज जो बनाए जाते हैं, एविडेंस एक्ट को पढ़ें आप, आईपीसी को पढ़ें, यह एक मामले के संव्यवहार को दर्शाते हैं या किसी भी घटना के संबंध को दर्शाते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति क्लास में बैठा है और उसने अपना नोट्स तैयार किया, अब क्लास के बाद वो होता उसी के नाम की मिलते जुलते नाम की किसी ने एफआईआर लिखा दी और वो जबकि वो अपराधी नहीं है, पुलिस उसको अरेस्ट करने जाती है। वो ये बोलता है कि साहब जिस दिन की घटना ये बता रहा है, जिस समय की घटना बताई जा रही उस समय तो मैं द्विवेदी सर की क्लास में था। तो बोले उसका क्या सबूत? बोले साहब उसका सबूत ये है कि द्विवेदी सर ने आईपीसी का सेक्शन 29 पढ़ाया था और दस्तावेज के बारे में ये बताया था, उसके पहले काउंटरफिट पढ़ाया था, उसके बारे में ये बताया था। सीधी सी बात यह है कोई भी लिखी हुई वस्तु जो उस मामले की जिस परिस्थितियों में लिखी गई है उससे उसका आशय निकलना चाहिए, उसका अर्थ निकलना चाहिए, उसको दस्तावेज माना जाएगा। दूसरा एक्सप्लेनेशन का मतलब बहुत सिंपल है कि वट एवर इज एक्सप्रेस्ड बाय मीन्स ऑफ लेटर फिगर और मार्क एज एक्सप्लेन्ड बाय मर्केंटाइल और अदर यूजेज शैल बी डीम्ड टू बी expressed by such letter, figure or mark within the meaning of this section, although the same may not be actually expressed। मतलब यह है कि व्यापारिक और कमर्शियल प्रथाओं के अंतर्गत जो बातें होती हैं और जिनका एक शब्द से अंदाज़ा लगाया जा सकता है या आधा मीनिंग लिखा गया है उससे ही मतलब निकाला जा सकता है कि इसका दस्तावेज क्या है। या बिल ऑफ एक्सचेंज या हुंडी पर लिखा होता है वाहक को दे, अब उस पर यह नाम नहीं लिखा कि ए का नाम नहीं लिखा, बी का नाम नहीं लिखा, लेकिन उसका कमर्शियल यूज़ या कमर्शियल प्रथा क्या है, व्यापारिक प्रथा क्या है, जो हुंडी लाएगा और वो जो व्यापारी को हुंडी देगा वो यदि उसका इंटरेस्ट है तो वो हुंडी ले लेगा और पैसे उसको दे देगा। जबकि ट्रांजैक्शन ए और बी के बीच में हुआ, बी ने हुंडी ली और वो सी को देता है, जबकि सी और ए के बीच में कोई लेन देन नहीं हुआ, लेकिन सी उस व्यापारिक प्रथा से संबंधित है, वो उस हुंडी को ले लेता है। यानी बिल ऑफ एक्सचेंज या हुंडी पे यही लिखा होगा कि वाहक को दे, मेरे इसको जो लेकर आए, ऐसा नहीं लिखा होगा इसे जो लाकर आए उसका नाम पता लिख कर दें। जो लाया उसका मतलब ऑटोमेटिकली स्ट्रिक्ट है कि एक्सप्लेन्ड है कि ये हुंडी या बिल ऑफ एक्सचेंज दिखाने पर वाहक को भुगतान करना है, ये उस पर लिखा है, मतलब वो दस्तावेज उस व्यावसायिक दृष्टिकोण से माना जाएगा, ऐसा इसका अर्थ है। सेक्शन 29 के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी 29A अमेंडमेंट के जरिए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी दस्तावेज माना गया है, जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का मतलब वही होगा, वही सारे डॉक्यूमेंट जो आईटी एक्ट के सेक्शन 2 के अंतर्गत बताए गए हैं वो माने जाएंगे। सेक्शन 30 से कहता है वैल्यूएबल सिक्योरिटी, मतलब मूल्यवान प्रतिभूति। इसका मतलब सीधा सीधा व्यापारिक किसी न किसी रुपए पैसे के लेन देन से या ऐसे दस्तावेजों से है जिनसे कि आप कैश करेंसी को कन्वर्ट करते हैं या जिनके माध्यम से आप कैश करेंसी को प्राप्त करते हैं, या कोई ऐसा लीगल राइट मिलता है जो कि आप पर एक दस्तावेज के जरिए आपको बताता है कि आपको ये अधिकार है और या आपको ये अधिकार नहीं है। ये बातें बताई गई हैं। इसमें सिर्फ संपत्ति के लेन देन की नहीं बल्कि सोशल ऑब्लिगेशंस या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी या सोशल राइट्स को भी कवर किया गया है, ये अपन पढ़ेंगे। द वर्ड वैल्यूएबल सिक्योरिटी डिनोट्स ए डॉक्यूमेंट विच इज़ आर परपोर्ट्स टू बी ए डॉक्यूमेंट वेयर बाय एनी लीगल राइट इज़ क्रिएटेड। यानी शब्द मूल्यवान प्रतिभूति घोतक है ऐसे दस्तावेज का जिससे यह अर्थ निकलता है
कि ऐसा दस्तावेज के द्वारा एक ऐसा लीगल राइट मिलता है या बनता है या उसका विस्तार होता है या ट्रांसफर्ड, रेस्ट्रिक्टेड, एक्सटिंग्विश्ड और रिलीज्ड or whereby any person acknowledges that he lies under legal liabilities or has not a certain legal right। मतलब ये लीगल, एक तो ये है कि इसमें वैल्यूएबल सिक्योरिटी एक ऐसा दस्तावेज है जो लीगल राइट बनाता है। और लीगल राइट कितने तरह का होगा? लीगल राइट को वो क्रिएट करेगा, उस लीगल राइट का विस्तार करेगा, लीगल राइट को ट्रांसफ़र करेगा, उसको प्रतिबंधित करेगा, उसको पृथक करेगा या उसको उन्मोचित करेगा, ये होगा। या फिर क्या होगा? वेयर बाय एनी पर्सन एक्नॉलेजेस दैट ही लाइज अंडर एनी लीगल लाइबिलिटी और हैज़ नॉट ए सर्टन लीगल राइट, या वो किसी ऐसी लीगल लाइबिलिटी के अंतर्गत है या वो उस लीगल लाइबिलिटी के अंतर्गत नहीं है जो पहले थी, ऐसा इसका मतलब है। मान लीजिए एक पिता है, उसके दो बेटे हैं ए और बी, उसका एक मकान है। तो पिता ने दोनों भाइयों के बीच में मकान का बंटवारा करके एक बंटवारा डीड या बंटवारा विलेख का निष्पादन कर दिया। इस बंटवारे विलेख से दोनों भाइयों के बीच में क्या लीगल राइट डेवलप हुआ? दोनों उसके मकान के उपभोग के अधिकारी हो गए, वह मालिक माने जाएंगे। अब यह हो गया लीगल राइट इज़ क्रिएटेड बाय ए डॉक्यूमेंट। इसके बाद ये एक्सटेंडेड। मान लीजिए ए बड़ा भाई है, बी छोटा भाई है। ए ने बी के पक्ष में अपना हक विलेख समर्पण लिख दिया और बोला कि भैया तू ये मकान संभाल, मैं दूसरे में रह लूँगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ए के द्वारा हक विलेख के कारण बी को जो राइट प्रॉपर्टी में मिला था उसका विस्तार हो गया। पहले वो मकान का आधा मालिक था, अब दो पूरे का हो गया। इसी तरीके से ये भी कहा जाएगा कि ए ने बी के फेवर में हक विलेख निष्पादित करके अपने अधिकार को ट्रांसफरिट कर दिया, अंतरण कर दिया। इसके बाद प्रतिबंध से मतलब ऐसा है कि मान लीजिए एक मकान का मालिक है और उसने एक नीचे का भी उसका रहने की व्यवस्था और ऊपर भी रहने की व्यवस्था है। और मान लीजिए ऊपर के पोर्शन को वह एक सी नाम के आदमी को किराए से देकर भाड़ा चिट्ठी निष्पादित कर देता है। तो ऊपर के जो भवन के इस्तेमाल का अधिकार ए को था वो नहीं रहेगा। वो कौन इस्तेमाल करेगा? किराएदार। तो किराएदार जो पोर्शन है उसमें बार बार ए जाके जैसे नीचे रहता है वैसे मकान मालिक की हैसियत से उसका उपभोग नहीं कर सकता। इसलिए ये कहा जाएगा कि उसका अधिकार यहाँ पर प्रतिबंधित हो गया है। इसके बाद इंस्टिग्यूज्ड और रिलीज्ड ये हुआ है। इंस्टिग्यूज्ड और रिलीज का मतलब ये है पृथक करना। इंस्टिग्यूज्ड में मतलब एक तरीके से अधिकार पृथक कर दिया जाता है या उसको फिर से बहाल कर दिया जाता है, उसको फिर से लागू कर दिया जाता है। जैसे मैंने एक मकान की रजिस्ट्री बैंक में गिरवे रख दी तो फिलहाल में उस दस्तावेज के मालिकाना हक से एक्सटिंग्विश कर दिया गया, पृथक कर दिया गया, क्योंकि मैंने उस दस्तावेज को गिरवे रख के लोन लिया है। और जैसे ही मैं लोन पे करता हूँ वो प्रॉपर्टी रिलीज़ हो जाती है, मैं उसका फिर से स्वामी बन जाता हूँ। तो रजिस्ट्री के दस्तावेज के द्वारा इतने राइट क्रिएट होते हैं। इसी तरीके की बातें सभी जगह लागू होंगी। अब आगे इसमें लिखा है और वेयर बाय एनी पर्सन एक्नॉलेजेस दैट ही लाइज अंडर ए लीगल लाइबिलिटी और हैज़ नॉट ए सर्टन लीगल राइट। बहुत ध्यान देने की बात है ये कि जहाँ पर कि ये एक व्यक्ति को यह अभी ज्ञान होता है या अभी स्वीकृति मिलती है कि वह किसी के प्रति कोई विधिक दायित्व रखता है या उसका विधिक दायित्व वो निश्चित विधिक दायित्व खत्म हो गया है। जैसे ए एक महिला है और बी एक पुरुष है, दोनों शादी करते हैं, तो दोनों की शादी का बंधन बताने वाला उनका मैरिज का सर्टिफिकेट किस बात का घोतक है या उनका शादी का संबंध किस बात का घोतक है कि दोनों की एक दूसरे के प्रति सामाजिक और धार्मिक और जो भी जिम्मेदारियां समाज में हैं वो सब हैं। लेकिन जब उन्हीं के बीच में तलाक हो जाता है तो तलाक का दस्तावेज क्या बताता है? नाउ देयर इज़ नो लाइबिलिटी बिटवीन ए एंड बी एज देयर मैरिज हैज़ बिन डिसॉल्व्ड। सिंपली मीन टू से अब उनके बीच में जो सर्टन लीगल राइट पहले जो विभाग से बना था एक दूसरे के प्रति दायित्व का, वो समाप्त हो गया है। इस प्रकार से आप ये देखेंगे वैल्यूएबल सिक्योरिटी में बिल ऑफ एक्सचेंज, एग्रीमेंट, कमर्शियल डॉक्यूमेंट आएंगे, लेकिन किसी भी डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी नहीं आएगी। उसी तरीके से किसी लाइबिलिटी और अधिकार को बताने वाले और उसको समाप्त करने वाले दस्तावेज भी आएंगे। हमेशा ध्यान रखिए मूल्यवान प्रतिभूति सभी दस्तावेज के स्वरूप में होती है, लेकिन सभी दस्तावेज मूल्यवान प्रतिभूति नहीं होते हैं। आज का लेक्चर इतना ही, और मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि मेरे लेक्चर को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए,
और सिविल जज की वैकेंसी पब्लिश हो गई है। जो लोग मुझसे संपर्क करना चाहते हैं वो मेरे मोबाइल नंबर 9229914131 पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।